आज हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, वैसे तो अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। बट अलीगढ़ मूवमेंट को बेटा स्टार्ट किसने किया था? वो सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। इस वजह से बेटा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग सारे ध्यान से सुन रहे हैं? मुझे ये बताएं, आवाज़ क्लियर है? सारे ध्यान से सुन रहे हैं? आवाज़ क्लियर है? माइक ओपन करके आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद कहाँ पैदा हुए बेटा। ये जो ना 1817 में 1817 में बेटा ये दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में बेटा पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद मुत्तकी। क्या नाम था इनका? मोहम्मद मुत्तकी। कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1817 में पैदा हुए दिल्ली में, और इनके वालिद का नाम था मोहम्मद मुत्तकी। मोहम्मद मुत्तकी बेटा अकबर टू, ठीक है, अकबर टू, तो जो कि बहादुर शाह जफ़र के वालिद हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र के बेटा वालिद हैं। तो उनके हाँ क्या करते थे, उनके मतलब पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, ठीक है। ये भी क्लियर है कि मोहम्मद मुत्तकी मुगलिया सल्तनत यानी जो अकबर टू का दौर था बेटा, उस दौरान ये क्या करते थे, वहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। यहाँ तक बात ओके? बताएं मुझे, जल्दी से बताएं बॉयज गर्ल्स। अब मोहम्मद मुत्तकी इनकी डेथ हो जाती है बेटा। कब डेथ होती है इनकी? 1936 में। कब डेथ हो जाती है? 1936 में इनकी डेथ हो जाती है। अब 1936 को ही बेटा जो सर सैयद हैं वो एज अ क्लर्क ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक बात ओके है? जो मैंने बताया कि 1936 को सर सैयद अहमद के वालिद की डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद उसी डेट मतलब उसी साल में सर सैयद अहमद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसमें क्या करते हैं, क्लर्क की मुलाजमत यानी क्लर्क की जॉब ले लेते हैं। यहाँ तक बात ओके है? अच्छा, उसके बाद बेटा ये जो लिखा हुआ है ना कि वर्कड एज जज, बट उससे पहले बेटा 1846 में बेटा ये मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं? मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर जो है ना मजिस्ट्रेट बनने के बाद, मजिस्ट्रेट भी एक किस्म का बेटा जज ही होता है, जो क्या करता है कि ऑफ कोर्स डिफरेंट पॉलिसीज को देख रहा होता है। तो अच्छा, उसके बाद बेटा हुआ ये कि जो 1857 है उसमें बेटा जंग छिड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो सर सैयद थे उन्होंने ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे, स्पेशली जो इंग्लिश थे, इंग्लिशमैन, उनको क्या किया बेटा, उसने प्रोटेक्ट किया। कैसे? क्योंकि उस वक्त ये जज था बेटा, वो उसके इदारे में जितने भी जज थे उसको उसने क्या कर दिया बेटा, उनको छुपा दिया, ठीक है। उस वक्त मेरे ख्याल से बजनौर के जो सिटी है बजनौर, मेरे ख्याल से तो बजनौर में बेटा ये मौजूद थे। वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ पे उसके आस इसके जितने भी जज थे जो इसके साथ काम करते थे, उसने उनको बचाया। क्योंकि जंग आज़ादी में ये था कि मुसलमान बागी हो गए थे, हिंदू बागी हो गए थे, जो भी मिल रहा था उसे मार रहे थे, अंग्रेज स्पेशली जो भी थे उनको मार रहे थे। तो सर सैयद ने क्या किया बेटा, जो उसके साथ जज थे दूसरे जो इसके साथ काम करते थे, जो इंग्लिश मतलब अंग्रेज थे बेटा, उनको क्या किया, उसने प्रोटेक्ट किया, उनकी हिफाजत की है, उनकी जान बचाई है। तो अब जब ये काम किया उसने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये तो अच्छा बंदा है, मतलब हमें सपोर्ट कर रहा है, एक लॉयल बंदा है। तो आहिस्ता आहिस्ता से बेटा उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करने लग गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो 18 बेटा इस सब को रेस कर रहा हूँ बेटा, 18 बेटा 66 को बेटा वो क्या हो गया, चीफ जज बन गए बेटा, चीफ जज बेटा बन गए 1866 को, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, इसके बाद इस दौरान बेटा उसके बहुत सारे काम थे जो आगे हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे अभी अगले स्लाइड में हम बहुत सारी इसकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या उसने काम किए थे। इनिशियली तो आपको सर सैयद का बैकग्राउंड याद होना चाहिए, उसके वालिद ने क्या किया, क्या करता था वो, वालिद की डेथ के बाद सर सैयद ने क्या किया, उसके बाद जो ना ये क्लर्क कब मुंतखब हुए, मजिस्ट्रेट कब मुंतखब हुए, उसके बाद वार ऑफ जो इंडिपेंडेंस, वार ऑफ रिवोल्ट बेटा, उसमें उसका क्या किरदार था। ये तमाम चीज़ें 5-6 चीज़ें हैं जो बेटा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा
हुआ ये कि जैसे जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद आपको पता है कि सारा मलबा किस पे आके गिरा था, मुसलमानों पे। ठीक है, मुसलमानों पे आके गिरा था सारा मलबा के ये सारा काम किसने करवाया, मुसलमानों ने करवाया। हिंदुओं ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को यही कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये सोच लिया कि सारे का सारा कसूर किसका है, सर सैयद का है बेटा। अब उसके बाद जो सर सैयद इतने टाइम से बेटा उस इदारे में काम कर रहे थे, उसका जो रिस्पेक्ट था, उसकी जो वैल्यू थी, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होने लग गई। अब इस हवाले से जो सर सैयद ने बेटा एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। इसके बहुत सारे मकासद हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, इनको हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा ये ऑफ कोर्स ये स्टार्ट करने वाले थे सर सैयद अहमद ख़ान। उसके बाद इसका मकसद क्या था बेटा कि मुसलमानों को जो मगरबी तालीम है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है यानी इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश की तालीम वो देनी है। ठीक है, क्या मकसद है, मुसलमानों को जो अंग्रेज़ी तालीम है वो देनी है। उसके बाद क्या करना है कि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल मतलब मुआशी और समाजी मतलब सियासी और समाजी या मुआशी जो बेटा उनके हकूक़ हैं उसके बारे में उजागर करना है, ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनके क्या क्या हकूक़ हैं। ठीक है, उनके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, उनके मतलब जो समाजी हकूक़ हैं वो क्या हैं। फोकस्ड ऑन रिकन्सिलिएशन विद द ब्रिटिश। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि बेटा जो मुसलमानों यानी जो 1857 के जंग के बाद अंग्रेज़ गवर्नमेंट और जो मुसलमान थे उनके जो ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, अब उनको दोबारा ठीक करना। ठीक है, ऐसा समझ लें कि उनके ताल्लुकात को दोबारा क्लोज करना, मतलब क्लोजली फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है या फ्रेंडली कम्युनिटी क्रिएट करवाना बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 5-6 मतलब मकसद थे एक अलीगढ़ के। उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे। मुझे यह बताएं, ये स्लाइड ओके, इस स्लाइड में कोई इशू है तो बताएं। उसके बाद बेटा असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, इसकी बेटा ये आप ये बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सर सैयद ने लिखी थी और बेटा ये कब लिखी थी, 58 में। ठीक है, 1858 में लिखी थी लेकिन पब्लिश हुई है 1859 में। ठीक है, 1858 में बेटा इन्होंने लिखी थी और उसके बाद 1859 में ये पब्लिश हुई है। अब मकसद क्या था कि भाई वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में या इंडियन जो ये बगावत हुई है, इंडियन रिवोल्ट हुई है बेटा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, असबाब बगावत हिंद के जो हिंदों ने मतलब ये जो ब्रिटिश है मतलब हिंदुस्तान है, यहाँ के लोगों ने बगावत क्यों की है। अब उसके बाद उसने क्या कहा था, उसमें बहुत सारी उसमें पूरी बुक है बेटा, बट मेजर खुलासा ये है कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये आगाह किया कि आपकी पॉलिसीज़ ऐसे हैं, आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऐसे हैं जिसकी बेस पे सब ने बगावत कर दी है। ठीक है, तो कोशिश तो मतलब ये कि आप अगर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है आप हुकूमत करें, बट आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आप जो लास्ट टाइम भी बेटा हमने पढ़ा था कि वो बुलेट्स में जो चर्बी लगाते थे पिग एंड उसके बाद जो ना कौ की, तो ये मुसलमानों के जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो या हिंदुस्तानियों के जो अपने मज़हब के अकायद थे बेटा उनके अगेंस्ट था। ठीक है, उनको इस चीज़ का ज़ख़म पहुंचा था बेटा, जिसकी बेस पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से बगावत शुरू कर दी। और मुसलमानों के राइट्स बेटा वो नहीं मिल रहे थे, या इंडियन के राइट्स थे वो भी ऑफ कोर्स शुरू में नहीं मिल रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों से तंग आके उन्होंने बगावत की है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि बेटा ये जितना जो हुआ है उस पर सिर्फ एक बंदा नहीं था, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडियन कम्युनिटीज़ के इसमें जितने भी इंडिया में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज़ हैं वो इसमें वो है मुलव्वस हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो अब एक गवर्नमेंट और जो अवाम के दरमियान जो ताल्लुक है उसको बढ़ाने का ख्याल रखते हैं, ना कि कन्फ्रंटेशन मतलब तसादुम। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट और अवाम में कोई लड़ाई हो, बट वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट और अवाम एक दूसरे को सपोर्ट करे, ताकि एक दूसरे के जो हकूक़ है उनको देख के आगे चले। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट है वो अवाम की रिस्पेक्ट करे, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करे। फिर अवाम जो ना लॉयल्टी शो करेगी गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट गलत काम करे, अवाम पे जुल्म ढाए, तो क्या अवाम गवर्नमेंट की वो रहेगी, मतलब सपोर्ट करेगी उसको? नहीं ना।
तो यही चीज़ सर सैयद ने अंग्रेज़ गवर्नमेंट को याद दिलाने की कोशिश की है कि भाई आपकी पॉलिसीज़ गलत है, आप पॉलिसीज़ ठीक करें, ठीक है, ताकि लोग भी आपके क्या हो कि आपके लिए लॉयल हो जाए। उसके बाद सर सैयद का अपना इस बारे में क्या फ़लसफ़ा था, उनका अपना क्या नज़रिया था बेटा, ठीक है। तो उसमें यही था कि वो नॉन कन्फ्रंटेशन, मतलब ये कि वो किसी किस्म के तसादम में नहीं आना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मुसलमान बिल्कुल बागी बन जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उसके बाद क्या हो कि फिर मुसलमानों पे सारे जुल्म ढाए जाए। तो सर सैयद अहमद ऐसा कुछ नहीं बिलीव करते थे, वही चाहते थे कि ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो। अब उसके बाद बेटा उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुसलमानों को जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन है वो दी जाए। अच्छा, शुरू में ये था बेटा, उस टाइम हम मौलवी हजरात थे बेटा, जब बात हुई ना इंग्लिश की तो उन्होंने फतवा लगा दिया कि सर सैयद क्या है, ये काफिर हो गए, इन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया है, ये अंग्रेज़ी तालीम, वो आजकल भी एक सॉन्ग चल रहा है कि ये अंग्रेज़ी तालीम, नहीं एक मौलवी है, मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन सा है, उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग के बारे में एक वो बनाया हुआ है। तो वो यही उस वक्त भी यही था कि जो बहुत सारे मुसलमान थे वो कहते थे अब हम अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें, नहीं हमारा मतलब जो दीन है वो तो गया फिर, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी बातें थी बेटा वो जो सर सैयद को फेस करनी पड़ी। बट उनका एक अलग नज़रिया था कि अगर जो मुस्लिम है वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज सीखेंगे तो वो अपने जो भी मतलब राइट्स हैं उनके लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर पाएंगे। आपको उनसे बात करने नहीं आती तो बात कैसे करेंगे, आप अपने राइट्स को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेटा उसने कहा था कि मॉडर्न जो बेटा एजुकेशन है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सपोर्टेड द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बाद में उन्होंने बहुत सारे बेटा इदारे भी कायम किए थे, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अपोज द पॉलिटिकल एक्टिविज्म, मतलब ये बेटा उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई सियासी अगर कोई एक्टिविटी हो रही थी तो उसको रोकते थे। ये ना हो कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नुकसान करे उल्टा, क्योंकि वो तो बेटा वो जो भी आता था कुचल देते थे, ठीक है। इस वजह से वो मुसलमानों के जज्बात, यानी जो मुसलमान गुस्से में थे, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सारों को कहा कि यार फ़िलहाल ठंडा हो जाएं, फ़िलहाल ये वो वक्त नहीं है जिसकी बेस पे आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुकाबला कर सकें, ठीक है। मुझे यहाँ ये बताएं, ये स्लाइड ओके, यहाँ तक ओके। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़। पहली बात तो ये बेटा क्या थी कि रिड्यूस द टेंशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो मुसलमान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान ये जो लड़ाई झगड़े थे, ये जो तसादुम था, या जिसकी बेस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों को गलत समझती थी कि उन्होंने बगावत की है, तो ऐसे तमाम जो उनके गलत अकायद हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि वो उनको भी ये एहसास हो कि ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया या मुसलमानों ने कोई गलत नहीं किया, वो अपनी जगह ठीक थे, वो अपने हकूक़ के लिए कर रहे थे। प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन, वही मगरबी तालीम जो एडवांस बेटा एजुकेशन है वो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। इनेबल द मुस्लिम टू जॉइन द गवर्नमेंट सर्विसेज, के मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स करें, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी ये कहते थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब सारी चीज़ों की वजह से बेटा अलीगढ़ मूवमेंट क्रिएट किया गया था। डिवेलप द लॉयल्टी ऑफ मुस्लिम टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, के मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो हुकूमत है या अवाम हुकूमत के लिए लॉयल हो जाए, ठीक है। अब जैसे यही चीज़ है कि अब हम जंग हो रही थी बेटा इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें जो ऑफ कोर्स बेटा जो मतलब अवाम है वो करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, बट उन्होंने क्या किया, बहुत कोशिश किया अवाम ने कि भाई वो इस जंग की हालत में, ठीक है, जंग की हालत में बेटा वो क्या करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, ठीक है। और ऑफ कोर्स मुसलमानों ने किया भी है, चाहे बेटा वो कुछ भी हो, वो कहते हैं कि कुछ भी मतलब चाहे आपका जो आर्मी चीफ या कोई भी अगर वो गलत है बट वो जंग में लड़ रहा है तो आप उसे कभी गलत नहीं कह सकते, ठीक है। ये मतलब एक आवाम की, एक अच्छे सिटीज़न की, एक अच्छे मतलब पाकिस्तानी की या किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, ये उसकी अलामत नहीं है बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में इंडिया पाकिस्तान की जंग में मुसलमानों ने बहुत जो मतलब हमारे लोगों ने बहुत गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। तो उस वक्त भी यही था कि जो मुस्लिम हैं वो गवर्नमेंट के लिए अपना जो लॉयल्टीपन है बेटा वो शो करें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स थे अलीगढ़ मूवमेंट के। उसके बाद इसी दौरान सर सैयद ने बेटा बहुत कोशिश किया एजुकेशनल हवाले से कि मुसलमानों को अब तालीम दी जाए, शऊर दी जाए, ताकि वो अपने राइट्स के लिए बेटा बात कर सकें। अब इस वजह से उन्होंने बेटा एक स्कूल कैम्प किया बेटा, ठीक है, जिसमें MAO हाई स्कूल, ममदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ममदन बल्कि एंग्लो
ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल बेटा स्कूल उन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया था 1875 में, 1875 में। उसके बाद बेटा 2 साल बाद उसको कॉलेज का लेवल दिया गया, और आजकल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से बेटा जो अलीगढ़ में मौजूद है, ये आपको यूनिवर्सिटी शो हो रही है इस पिक्चर में, ठीक है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है बेटा, जो किसने क्रिएट किया था? सर सैयद ने बेटा क्रिएट किया था। अगर आप बात कर ले सर सैयद, तो सर सैयद को भी बेटा इसी में जो ना 1898 में बेटा जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उनका जो मकबरा है बेटा वो भी इसी में मौजूद है, इसी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बेटा इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी क्रिएट की 1864 में, जिसका काम क्या था कि जो इंग्लिश बुक है बेटा उनको उर्दू में शाये किया जाए। उसके बाद जो साइंटिफिक नॉलेज है बेटा उसको प्रमोट किया जाए। और उसके अलावा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट बेटा उन्होंने लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये था कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में बाईलैंग्वेज, मतलब दोनों ज़बानों में बेटा ये मैगज़ीन शाये होती थी, ठीक है। ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो गज़ेट है बेटा उसका यही पर्पज़ था कि मैगज़ीन वो शाये करती थी बेटा, वो मैगज़ीन उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में थी। और उसके अलावा बेटा वो आर्टिकल्स लिखते थे जो हिस्ट्री, एग्रीकल्चर और साइंसेस पर मबनी थी। उसके बाद ये था पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। पहली बात तो ये कि सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को बेटा एक अलग कौम कहा, क्योंकि टू नेशन थ्योरी तो इन्होंने पेश किया था और उसमें यही कहा था कि मुसलमान एक अलग कौम है। तो सबसे पहले शख्स जिन्होंने मुसलमान को एक अलग कौम का खिताब दिया वो सर सैयद थे। उसके बाद शुरू में बेटा ये इनिशियली ही बिलीव द हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, बेटा शुरू में ये हिंदू मुस्लिम दोनों इत्तेहादियों में से थे। ये कब तक की बात है? ये 1867 तक की बात है, जब 1867 में ये जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था बेटा, ठीक है, उर्दू हिंदी तनाज़ा, तो उसके बाद सर सैयद को पता चला कि अच्छा यहाँ तो हालात ही बिगड़े हुए हैं सारे, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक भाई हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके बाद उनका आइडिया चेंज हुआ। उन्होंने क्या किया कि भाई ये तो एक सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से इतना लड़ पड़े हैं। बनारस की बात है बेटा, सबसे पहले जो उर्दू हिंदी तनाज़े का जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो बनारस से शुरू हुआ था। तो जब उन्हें पता चला ना कि यहाँ पे तो हालात ही बहुत बिगड़े हुए हैं, तो अब मज़ीद तो ऐसा हम अगर इनको इकट्ठे करने की सोचेंगे तो ये तो कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो उनको यहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब अलग ही मुसलमानों का के लिए एक अलग नेशन होना बेहतर है। अच्छा, उसके बाद बेटा अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा बेटा। ये 1886 में बना था। ए हयूम मेरे ख्याल से नाम था, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है, हयूम। अब उनका मकसद ये था कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इस कोई ना कोई ऐसा पार्टी तो होना चाहिए जिसकी बेस पे लोग अपने हकूक़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, अपने राइट्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। कोई चैनल तो होना चाहिए ना। तो उसकी बेस पे इन्होंने बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ना लॉन्च किया था। तो उसका मकसद यही था कि जो अब लोगों के हकूक़ हैं या लोगों के राइट्स हैं उसके बारे में गवर्नमेंट से बात करना। ये 1886 में। बट जब सर सैयद ने ये देखा कि इसमें तो सारे हिंदू ज़्यादा हैं, तो ये हिंदू तो फिर अपने राइट्स की बात करेंगे, मुसलमान तो फिर साइड पे हो गए। तो इस वजह से उन्होंने आस्ते आस्ते से इसको भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। प्रिडिक्टेड दैट इट वुड बी हिंदू डोमिनेटेड, क्यों? वही कि इसमें हिंदू ज़्यादा होंगे। अब बात कर लें बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो 1947 तक मुसलमानों की सपोर्ट की बात ही नहीं की, जो कि शुरू में सर सैयद को पता चल गया था कि ये ऐसा करेंगे। और आपको पता है कैदी आज़म भी काफ़ी टाइम तक 20 साल तक तकरीबन इसका हिस्सा रहे हैं। डिमांड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश गवर्नेंस, मतलब ये सर सैयद ने कहा कि ठीक है आपके यहाँ पे जितने भी ओहदेदारान हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसमें हमारे मुसलमानों का भी राइट होना चाहिए। बाद में जैसे मुसलमानों ने कैदी आज़म ने असम्बली में सीटें मांगी थी बेटा कि मुसलमानों को भी सीटें दी जाएं, ठीक है, ताकि वो भी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें। तो सर सैयद ने भी ये शुरू में बात की थी। इवेंट की वजह से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? एक तो पहली बात तो ये कि मुसलमानों में खुद इत्मीदी आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गई। उसके बाद ये जो मुसलमानों को एक शऊर आ गया अपने, ताकि वो अपने सियासी और जो सोशल राइट्स हैं उनकी बात कर सकें। उसके बाद मुसलमानों को एक हिम्मत मिल गई, चलें ठीक है मॉडर्न एक एजुकेशन हम गेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, उन्होंने एक ब्रिज का काम किया मुसलमान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, ताकि वो कहते हैं आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग बायो वाले हैं दोनों,
जो भी हैं, तो आपने वो कोफैक्टर का नाम पढ़ा था, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लें सर सैयद कोफैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताल्लुकात को अच्छे करने की कोशिश की है। लेट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, मतलब मुसलमान एक अलग कौमियत है जो बाद में पाकिस्तान मूवमेंट जाके बना, ठीक है, कि पाकिस्तान की तहरीक जाके चली, उससे पहले मुस्लिम नेशनलिज्म थी कि मुसलमान एक अलग कौम है। तो ये भी किसने आइडिया रखा था? सर सैयद ने रखा था। उसके बाद ये था कि एक तो उन्होंने ब्रिज के तौर पर काम किया था ऑफ कोर्स मुस्लिम और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। उसके बाद बहुत सारे बेटा ऐसे जो ग्रेजुएट्स MAO कॉलेज से, ममदड़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से जितने भी मतलब स्टूडेंट्स निकले थे, ग्रेजुएट्स निकले थे, उन्होंने गवर्नमेंट में बेटा सर्विसेज दी। इसी तरीके से बेटा पाकिस्तान मूवमेंट यानी जो पाकिस्तान की तहरीक चली, आज़ादी की तहरीक चली, उसमें बेटा वो शामिल थे। अच्छा, उस वक्त वहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेंबर थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे MAO कॉलेज में? तो उसमें बेटा लियाकत अली ख़ान भी काम करते रहे इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, मतलब कॉलेज में। मौलाना, ये आपको लियाकत अली ख़ान शो हो रहे हैं, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ये जो बेटा मौलाना शौकत अली है, तो ये उसका हिस्सा थे, उस कॉलेज में ये पढ़ाते रहे। अब उसके बाद पॉलिटिकल डिमांड्स बेटा इस अलीगढ़ मूवमेंट के पीछे क्या थी कि बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाए, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो उसमें मुसलमानों के लिए भी कोई ना कोई तो भाई होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी वैकेंसी होनी चाहिए जिसमें लोग मुसलमान वो बंदा रह के यहाँ पे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। अब गवर्नमेंट जितने भी जॉब्स आती हैं बेटा उसमें मुसलमानों को कोटा दिया जाए। अब ये भी सर सैयद ने बात की। उसके बाद बेटा यही चीज़ें हैं, ऐसे समझ लें कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसकी जो बेस बनी है वो किसकी जाके बेस बनी है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, जो बाद में कैद आज़म या इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ऐसा ऐसा से जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसने शेप ले लिया किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का।